FM लाइफलाइन, लाइफलाइन, लाइफलाइन। FM लाइफलाइन के सभी श्रोताओं को अश्विनी कुमार का नमस्कार। श्रोताओं, हम समय समय पर अलग अलग तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने के लिए एक्सपर्ट्स को अपने स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं और आज है दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मिर्ज़ा गालिब की ये नज़्म सभी ने सुन रखी है और एक दर्द शरीर में होता है जिसकी दवा केवल एक्सपर्ट्स के पास होती है। उसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर बबीता घई को, जो कि प्रोफेसर हैं एनेस्थीसिया PGI चंडीगढ़ में और साथ ही में कंसल्टेंट इंचार्ज हैं पेन क्लिनिक्स की। डॉक्टर बबीता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। नमस्कार अश्विनी जी। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि दर्द होता क्या है, जो पेन होता है बॉडी में या फिर किसी मरीज़ को, वो किस प्रकार का होता है और टाइप्स क्या क्या होती हैं उसकी। अश्विनी जी, तो अगर हम पेन की परिभाषा देखें तो एक इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ पेन है जिन्होंने बड़े टिपिकली प्रोफेशनली पेन को डिफाइन किया होता है, जिसमें कहते हैं अनप्लेजेंट सेंसरी एंड अफेक्टिव कॉम्पोनेंट विच इज़ एसोसिएटेड विद एक्चुअल पोटेंशियल डैमेज इन द बॉडी। तो ये तो है प्रोफेशनल डेफिनेशन, पर अगर हम एक आम आदमी को समझाना चाहें तो दर्द एक तरीके का सिम्टम होता है अनप्लेजेंट, मतलब ना खुशी देने वाला, जो आपको चेतना देता है कि आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ हो रही है या गलत हो रहा है और वो आपका रिस्पॉन्स बताता है। तो एक तरीके से ये आपका बचाव का सिम्टम है, पर बचाव का सिम्टम ये तभी रहता है, जैसा आपने पूछा क्या तरीके के पेन होते हैं। एक होता है एक्यूट पेन, मतलब छोटे समय का पेन, आपके हाथ में आग लगी और आपने झटके से हाथ हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि दर्द हुआ या जलन हुई, ये प्रिवेंटिव सिम्टम है। लेकिन जब यही दर्द बिना किसी वजह के, आपका टिश्यू डैमेज तो ठीक हो गया, लेकिन ये दर्द बढ़ता गया और बढ़ता गया, तो वो क्रॉनिक हो जाता है। जब वो क्रॉनिक होता है और लंबे समय का होता है, एक आम आदमी की परिभाषा में हम ये बोलें तो 3 महीने से ज़्यादा लंबा चलने वाले दर्द को हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। जब वो क्रॉनिक हो जाता है तो ये अपने आप में एक डिजीज़ बन जाती है। जैसे हम बाकी डिजीज़ की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी, अस्थमा, डायबिटीज़, उस तरीके का ये डिजीज़ बन जाती है। यानी कि पेन भी एक बीमारी का रूप ले लेती है। बिल्कुल जी। और आपसे थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, आप कह रहे थे पेन फिजिशियन एक शब्दावली है जो आजकल प्रचलित है, पर बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। और पेन क्लिनिक्स भी चलते हैं जैसे कि PGI में चलता है। बिल्कुल। तो आपका ये जो पेन क्लिनिक है, इसका उद्देश्य क्या है, गोल क्या है और इसमें किस किस तरह के मरीज़ आते हैं? पेन फिजिशियन और पेन क्लिनिक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 2 डिकेड में इंडिया में भी प्रचलन इसका चला है। उससे पहले पूरे विश्व में ये पेन क्लिनिक और पेन फिजिशियंस चलते थे। पेन फिजिशियन एक ऐसी स्पेशलिटी ऑफ डॉक्टर्स हैं जो क्रॉनिक पेन को डील करने के लिए स्पेशली उनकी ट्रेनिंग होती है। जैसे कि मैंने ये ट्रेनिंग लंदन में जाके 2012 में ली थी, क्योंकि क्रॉनिक पेन अपने आप में एक डिजीज़, जैसा आपने अभी बताया, बीमारी बन गई। उस बीमारी के पूरे लक्षण हमें पता होने चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको कैसे मैनेज करते हैं। एक तरीका होता है क्रॉनिक पेन को मैनेज करने का, वो होता है बायोसाइकोसोशल, मतलब हमने हॉलिस्टिकली मैनेज करना होता है। पेशेंट का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट भी देखना है और क्रॉनिक पेन जो एक क्रॉनिक डिजीज़ बन के पूरी की पूरी आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। जैसे कि सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, आप लोगों से बात करना बंद कर देते हैं, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, एंग्जाइटी भी होती है, डर लगा रहता है कि मेरा ये पेन कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। काफ़ी लोगों को ये लगता है कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। तो क्रॉनिक पेन को डील करने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है और जो उसको डील करते हैं और उसको मैनेज करते हैं उनको हम पेन फिजिशियंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं पेन क्लिनिक्स की। पेन क्लिनिक्स एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक है जिसमें एक मैनेजर होता है। जनरली जो मैनेजर या चीफ होता है वो होता है एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से, क्योंकि वो पेन फिजिशियन, उसको सारी एस्पेक्ट्स ऑफ पेन की मैनेजमेंट पता होती है और साथ में वो ट्रेंड होता है इंजेक्शन लगाने के लिए भी, अगर वो बिना दवाई या दवाई के तरीके से ठीक ना हो। तो ये मल्टीडिसिप्लिनरी पेन क्लिनिक होता है जिसमें हम एक मैनेजर होता है और बहुत सारे और डिसिप्लिन के लोग मिले होते हैं, जिसमें से प्राइमरली साइकोलॉजिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट उसका एक पार्ट होते हैं। पेन क्लिनिक जो होते हैं वो सब तरीके के दर्द, क्रॉनिक पेन्स को देखते हैं, हेड से लेकर टो तक, पूरी बॉडी के। जनरली ये जो पेन होती हैं वो न्यूरोपैथिक पेन होती है, नसों की दर्द होती हैं, जिसमें या तो नस का वाकई कोई आपको मैक्रोस्कोपिकली, मतलब आंख से दिखने वाला कोई डैमेज हो गया, जैसे कि आपका हाथ कटा या गर्दन में चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई,
या फिर जैसे कमर दर्द, सबसे ज़्यादा हम कमर दर्द के पेशेंट देखते हैं, उसमें मांसपेशियों का दर्द है, नसों का दर्द है, तो हेड से टो तक क्रॉनिक पोस्ट सर्जिकल पेन, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जिसको हम फेस का दर्द कहते हैं, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, कमर का दर्द, पैरों का दर्द, तो इस तरीके से ये हेड से लेकर टो तक बहुत सारे क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स हम पेन क्लिनिक में देखते हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि ये जब लगातार पेन रहती है, क्रॉनिक हो जाती है, तो एक बीमारी में बदल जाती है। तो किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है, तो पेन का डायग्नोसिस किस प्रकार से किया जाता है? कोई टेस्ट्स अवेलेबल हैं या कोई पैरामीटर्स हैं, लेवल्स हैं, किस तरह से देखता है फिजिशियन? हाँ जी, तो इसी के लिए मैंने आपको बोला था कि पेन फिजिशियन एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो जनरली पेन की डायग्नोसिस में 90% पेशेंट से हिस्ट्री लेना, मतलब उसके सिम्टम्स को पूछना, वो एक पेन फिजिशियन को ट्रेन करता है टेकिंग टुवर्ड्स द डायग्नोसिस कि इसकी क्या वजह रही होगी। और उसके अलावा कुछ टेस्ट होते हैं जो उन्होंने अपनी हिस्ट्री से डायग्नोसिस बनाया है पेन फिजिशियन, उसको कंफर्म करने के लिए हम टेस्ट करते हैं। जैसे रेडियोलॉजी में MRI हो गया, CT हो गया ब्रेन का, या कोई नर्व कंडक्शन स्टडीज़ हो गई। लेकिन ये टेस्ट एक्चुअली स्पीकिंग सिर्फ आपकी जो डायग्नोसिस बनाई होती है उसको कंफर्म करने के लिए चाहिए होते हैं। कई बार टेस्ट नेगेटिव होते हैं लेकिन फिर भी मरीज को क्रॉनिक पेन होता है। तो हिस्ट्री टेकिंग और ट्रेनिंग ऑफ द डॉक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ पेशेंट को इवैल्यूएट करे और फिर वो असेसमेंट करके उसकी डायग्नोसिस तक पहुँचे। जी, तो जब एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाता है, और ऐसे कौन से रोग हैं जिसमें क्रॉनिक पेन होने के चांसेस रहते हैं? जैसे कि अगर हम लेमैन के तौर पर देखें, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर आर्थराइटिस, उसमें भी लगातार लोगों को पेन होता रहता है, या फिर किसी प्रकार की स्टेजेस हों किसी को कैंसर की, तब भी उन्हें पेन होता है, उन्हें भी पेन क्लिनिक में जाना पड़ता है। तो कौन कौन से ऐसे लोग होते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो, अगर हम अपना पेन क्लिनिक का डेटा देखें जो PGI का है, उसमें हमारे पास 60 से 70% मरीज जो आते हैं वो क्रॉनिक लो बैक पेन विद लेग पेन और विदाउट लेग पेन आते हैं। उसमें पहले, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करेंगे तो हम एज रिलेटेड चेंजेस के साथ देखते थे। जैसे कि अगर उम्र बढ़ रही है तो ये तकलीफ़ ज़्यादा होगी, लेकिन आजकल स्पेशली आफ्टर कोविड हमने देखा हमारे पास बहुत सारी पॉपुलेशन है जो हम यंग प्रोडक्टिव एज कहते हैं, जिसमें पूरी नेशन को एक पूरा प्रोडक्टिविटी मिलनी चाहिए, जैसे रेंजिंग फ्रॉम 20 ईयर्स टू 65 ईयर्स। तो ये अब हम हमारे रहन सहन के तरीके, फिज़िकल एक्टिविटी ना होना, बुरे तरीके से बैठना, अपनी बॉडी को ना देखना, जंक फूड, इन सब की वजह से, सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से ये सबसे कॉमन चीज़ है जो हम देख रहे हैं। दूसरी कॉमन एंटिटी जो हमारी पेन क्लिनिक में देखी जाती है वो फेस का एक दर्द होता है जिसको हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं। आपने कभी कोई मरीज का अगर अपनी लाइफ में देखा होगा तो आप भूल नहीं सकते, एक बहुत तेज की दर्द चेहरे पे आता है जो 5वीं नस की वजह से होता है, और हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट देखते हैं। दूसरा है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जो हर्पीस के बाद पेन होता है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। हमारे पास जब तक पेन क्लिनिक में पेशेंट आते हैं वो सालों साल से पेन में होते हैं, कभी 10 साल से, कभी 5 साल से, और उनके सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ अफेक्टेड होते हैं। काफ़ी मरीज हमारे डिप्रेशन में भी होते हैं बिकॉज उनका दर्द शायद एक जो पेन फिजिशियन नहीं थे वो शायद उसकी वजह तक नहीं पहुँच पाए। तो हम ये कहते हैं बहुत सारे पेन जनरेटर हैं। अगर हम कमर दर्द के ले लें, लोगों का दिमाग में एक कंसेप्ट होता है कि ये जो जी हमारे डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है। डिस्क प्रोलैप्स तो सिर्फ 20% मरीजों का वजह होती है। पेन में अगर आप ठीक ढंग से नहीं बैठे हैं और प्रोलॉन्ग सिटिंग है तो मांसपेशियों का दर्द होता है, बोन का दर्द होता है। आपने ऑस्टियोपोरोसिस बोली, आजकल विटामिन डी लोगों को नहीं मिल रहा, कोई धूप में नहीं बैठता, तो ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस तो आप भूल जाइए, आजकल 40 साल के पेशेंट्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है। और हमारे जॉइंट्स होते हैं जो बैक के, कमर के, गर्दन के जॉइंट्स अफेक्टेड हैं। उसी तरीके से विटामिन डी की कमी से पूरे मसल्स में पेन होने का दर्द होता है जिसको हम फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। फाइब्रोमाइल्जिया का जेनेटिक रीज़न भी होता है, अगर पेरेंट्स को है तो बच्चों को ज़्यादा होने का चांस होता है। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत रीजंस और बहुत पेन जनरेटर्स होते हैं जो क्रॉनिक पेन को हमारा रिप्रेजेंट करता है, और हमें उसकी डायग्नोसिस करके उसके जब हम उनकी मैनेजमेंट पे आते हैं तो 2 तरीके की हम कहते हैं, नॉसिसेप्टिव मतलब जो कि सिर्फ मांसपेशियों का है, न्यूरोपैथिक जो नसों से है। तो हमारी इन दोनों की मैनेजमेंट को डिफ्रेंशिएशन करना, असेसमेंट आनी चाहिए, और उस हिसाब से हम उसको, जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक पेन की मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल है जिसको हम हाई वैल्यू केयर फर्स्ट लाइन कहते हैं, वो है नॉन फार्माकोलॉजिकल। पेशेंट को एजुकेट करना, उनको वजह बताना, उनको फिजिकल एक्टिविटी रखना, एक्सरसाइजेज रखना। सो ये सब प्राइमरली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी, हमारी चर्चा जारी रहेगी, उससे पहले एक लिसनर ऑनलाइन है, उनसे बात कर लेते हैं।
FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब से आपकी बात कराते हैं। आप अपना नाम बता दें। गिरिजा कॉल। ओके, बात UL सर। जी, KAUL, राइट, कॉल। कॉल जी, या कश्मीरी, या कश्मीरी। जी। डॉक्टर बबीता घई हमारे साथ हैं, प्रोफेसर एनेस्थीसिया और कंसल्टेंट इंचार्ज हैं पेन क्लिनिक PGI में। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी, मुझे पेन हो गया 8 दिन से। मुझे शोल्डर्स में जबरदस्त पेन है। अब मैं डोलो रोज खाती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। नमस्कार गिरिजा जी। Yes, ma'am. गिरिजा जी, इसके लिए अगर मैं आपको बोलूं तो आप क्या पेन क्लिनिक में आ सकते हैं? क्योंकि जो आप हमें बता रहे हैं, हमें आपको देखना होगा, एग्जामिन। पता है, मैं ये नहीं डिसाइड कर पाई मुझे ऑर्थो के पास जाना चाहिए या जनरल फिजिशियन के पास, ये डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। एग्जैक्टली। सो यही बात करने के लिए हम यहाँ पे आज आए हैं। आई थिंक मैं अश्विनी जी का बहुत शुक्रिया करूँगी अवेयरनेस के लिए कि आप सीधा पेन क्लिनिक आ सकते हैं PGI में 5023 नंबर कमरे में। हम हर बुधवार और शनिवार को पेन क्लिनिक चलाते हैं और ये जो आपका दर्द है वो आप सीधा पेन क्लिनिक में जाके भी दिखा सकते हैं और ऑर्थोपेडिक्स में जाके भी दिखा सकते हैं। चंडीगढ़ में है ये? हाँ जी, PGI चंडीगढ़ PGI में। हाँ जी। रूम नंबर मैम? 5023 नंबर 5023। ओके डियर। हाँ जी, 5th फ्लोर, न्यू OPD, बुधवार और शनिवार। नहीं खाऊं मैं तब तक? फिर आप ऐसे नहीं खाएंगे, एक बार एग्जामिन करें और उसके बाद हम उसकी वजह ढूंढ के आपको बताएंगे। जी डॉक्टर, मैंने सोचा शायद सर्वाइकल होगा, लेकिन नहीं, पेन बहुत ज्यादा है। अपने आप मत सोचिए। हाँ जी। ओके डियर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, ये इन्होंने एक हमें सोचने के लिए और चर्चा को दूसरी ओर मोड़ने के लिए मजबूर किया कि ओवर द काउंटर मेडिसिन दर्द वाले मरीज बहुत ज़्यादा लेते हैं। हाँ जी। और उससे बहुत नुकसान भी हो जाता है उन्हें। बिल्कुल जी। तो किस तरह से बचना चाहिए? सबसे पहले तो एक्सपर्ट के पास ही जाना चाहिए, और कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जब एक्सपर्ट को कंसल्ट करना शुरू कर देना चाहिए? हाँ जी, तो कुछ तो मैं आपके रेड फ्लैग्स जैसा आपने बोला उसकी बात करूँगी और कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स की बात करती हूँ। जो रेड फ्लैग्स हैं वो ये हैं कि अगर आपका दर्द मोर देन 3 डेज ओवर द ड्रग काउंटर लेने से नहीं ठीक हो रहा, आपने मेडिसिन ली या वो कोई अचानक दर्द हो गया, ऐसा नहीं कि 3 दिन ही एक अल्टीमेट मतलब ब्रेकिंग पॉइंट है। जी जी। लेकिन चोट लगी, ऑब्वियसली ट्रॉमा हुआ, तो आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। पर अगर आपको, जैसे ये MSS कॉल ने बोला कि उनको शोल्डर में दर्द हुआ, कई बार क्या होता है कि आप गलत सो गए तो आप सोचते हैं कि ठीक है, चलिए अपने आप ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादातर तो मैं अभी यही बोलूँगी कि रादर देन यूजिंग, हम लोग हर चीज़ को अब्यूज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी में, चाहे वो हमारी स्पाइन हो, चाहे वो हमारी गर्दन हो, चाहे वो हमारा शोल्डर हो। तो वो 2 से 3 दिन तक तो आप घर में वेट कर सकते हैं कि दवाई खा के देख लें, एनाल्जेसिया जो भी पेन किलर है, ठीक नहीं हुआ, जैसा मिसेस कॉल ने बोला 8 दिन से वो रोज़ डोलो खा रही हैं। ये एक बहुत गलत तरीका है अपने आप को मैनेज करने का। ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। वो एग्जामिन करके, एक जो शोल्डर का पेन है ना, उसकी वजह अगर हम देखें तो 15 वजह से होता है। जी जी। तो वो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो रोटेटर कफ है कि नर्व है कि क्या वजह है। तो ऐसे में दूसरा रेड फ्लैग साइन कमर दर्द में ये होता है कि कमर दर्द जो हम कह रहे थे कि आपको 70% देखते हैं, उसमें अगर कमर दर्द 7 दिन से ज़्यादा रहे, 5 से 7 दिन से, उसके साथ में लेग में पेन आ रहा हो, झुंझुनाहट हो रही हो, चींटियाँ काट रही हो, ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आपको यूरिन और स्टूल का ना पता चले, चलते चलते गिर जाएं, या हाई ग्रेड फीवर हो, अनएक्सप्लेन फीवर हो, या आपकी एज मोर देन 55 है। ये सब रेड फ्लैग साइन है जिसमें आपको इमीडिएटली जाना चाहिए। सिर्फ कमर दर्द है, माइल्ड टू मॉडरेट है, आपने मुझे बोला था आप कोई क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम एक न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल बोलते हैं जिसमें 0 to 10 का हम पूछते हैं। 0 to 3 को हम माइल्ड बोलते हैं, 3 to 6 को हम मॉडरेट, और मोर देन 6 को हम बोलते हैं कि सीवियर। तो सीवियर पेन, माइल्ड टू मॉडरेट, जो 2 से 3 दिन तक मैनेज हो सकता है घर में, सीवियर पेन चल रहा हो, जो मैंने रेड फ्लैग साइंस बताए हैं, ये आपके साथ हो तो इमीडिएटली एक्सपर्ट के पास जाए। जी श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चंडीगढ़ से कार्यक्रम FM लाइफलाइन, और ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आज हमारी चर्चा हो रही है डॉक्टर बबीता घई, प्रोफेसर एनेस्थीसिया और साथ में कंसल्टेंट इंचार्ज हैं पेन क्लिनिक PGI चंडीगढ़ में। और ये जो पेन क्लिनिक आपने बताया विस्तार से कि अलग से पेन को मैनेज करने के लिए चलाए जाते हैं, अलग अलग जगहों पे उपलब्ध हैं, सरकारी अस्पतालों में भी हैं, प्राइवेट में भी होंगे। तो एनेस्थीसिया के साथ ही क्यों जोड़ा जाता है पेन को? एनेस्थीसिया के साथ इसलिए जोड़ा जाता है कि जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर होते हैं उनका सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पेन मैनेजमेंट में। जी। एनेस्थीसिया को हम रिलेट करते हैं
सर्जिकल एस्पेक्ट से, मतलब वो पेरी ऑपरेटिव फिजिशियंस होते हैं। पेरी ऑपरेटिव फिजिशियन मतलब वो सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद देखते हैं। जी जी। तो सर्जरी के बाद सबसे बड़ा कॉमन चीज़ क्या होती है, या मरीजों को क्या होता है? पेन। और उसको मैनेजमेंट करने के लिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हमेशा एक्सपर्ट होते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि एनेस्थीसिया के एक्सपोजर की वजह से हमें बहुत सारे नर्व ब्लॉक लगाने आते होते हैं, जो हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा नॉर्मली होते हैं। तो हम एक्सपर्ट होते हैं उस चीज़ में। और जो मरीज पेन क्लिनिक में आते हैं उनमें तकरीबन 30 से 40% मरीजों को इंजेक्शन इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं मिप्सी। मिप्सी का मतलब है मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। तो वो 30 से 40% में ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो पेन क्लिनिक में हर मरीज आता है उस हर मरीज को एक इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। इनफैक्ट पेन क्लिनिक में 60% मरीज ऐसे आते हैं जिनको बाकी डॉक्टर्स ने देखा और उन्होंने अपने तजुर्बे के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको ट्रीट किया, लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं थे पेन मैनेजमेंट के, इसलिए वो बहुत कुछ चीज़ें मिस कर गए, या वो न्यूरोपैथिक पेन की मैनेजमेंट में कोई कमी हो गई, या जैसा भी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी डॉक्टर ने कोई गलत ट्रीटमेंट दिया, बट उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज से किया। तो ऐसे में 60% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर हम पेन क्लिनिक में आएंगे और सही तरीके से इलाज करेंगे तो वो दवाइयों से भी पहले इम्पॉर्टेंट, जैसा मैंने बोला, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, उससे और दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। तकरीबन 30 से 40% ऐसे होते हैं जिनको इंजेक्शन की ज़रूरत होती है। जी डॉक्टर बबीता घई, एक हमने ओवर द काउंटर मेडिसिन की बात की, आपने भी अच्छे से बताया कि कब तक उसका आप एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं या ना भी करें, और एक्सपर्ट के पास किस समय जाना चाहिए। एक और समस्या देखने को मिलती है पेन में, आदमी क्या क्या नहीं करता, वो कई बार इस तरह के लोगों के पास चले जाता है जो फिजियोथेरेपिस्ट होते नहीं हैं, और कहा जाता है कि वो इस तरह से मालिश कर देगा तो ठीक हो जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। खासकर ये जो लो बैक पेन वाले हैं वो अपनी हालत बिगाड़ लेते हैं उस चक्कर में। तो आप ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? अश्विनी जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ 100%। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बाहर से मालिश करवाई, किसी ने बोतल रख के दबा दिया, जो पेशेंट थे वो ना चलने वाली हालत तक पहुँच गए, डिसेबल्ड तक हो गए। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी हमें बाहर जाना है तो किसी एक एक्सपर्ट के पास जाना है, फिजियोथेरेपिस्ट, ट्रेन्ड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है, और ऐसे जिनको हम क्वैक्स कहेंगे उनके पास नहीं जाना, जिनके पास ट्रेनिंग नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हो सकता है कोई 100 में से 10 मरीज को ठीक भी करें, वो हो सकता है नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ हो, जी जी। पर वो अक्सर मरीज हमारे पास बहुत बिगड़ती हुई हालत में आते हैं। जी, तो एक श्रोता हमारे साथ ऑनलाइन है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जी राजपाल बोल रहा हूँ जी, गाँव दौलतदा खुर्द से जी। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ जी। हाँ, डॉक्टर बबीता घई हैं हमारे साथ, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। मैं जी उम्र स्टंट डाले थे जी, मान लीजिए 1 साल 3 महीने हो गए जी। स्टेंट डाले थे? स्टंट डाले थे जी, 1 साल 3 महीने हो गए जी। अच्छा जी, कहाँ पे स्टेंट डाला था जी? वो मेरे दर्द रहे जी, इसका क्या कारण है जी? दर्द छाती में दर्द रहे। आपका नाम क्या है जी? राजपाल है जी। राजपाल जी, आपके हार्ट में स्टेंट डाला था? राजपाल गाँव दौलतदा खुर्द से जी। अच्छा राजपाल जी, 2 मिनट मेरी बात सुनिए। क्या आपके हार्ट में स्टेंट डाला था? 1 साल 3 कहाँ महीने हो गए जी। स्टंट कहाँ पड़ा है आपके? इशार है जी, आधार में जी। नहीं, इशार से तो बोल रहे हैं। आपके बॉडी में कहाँ पे स्टंट पड़ा है ये बता दीजिए, फिर डॉक्टर साहब आप बता सकते हैं। बाएं हाथ को नहीं जी, अपना जी इधर। हाँ जी, दिल में पड़ा है ना? तो राजकुमार जी, आप अपने हार्ट के डॉक्टर के पास, दिल के डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर आप जो ये करता हूँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। आपका नहीं, आवाज ठीक नहीं आ पा रही है। FM लाइफलाइन में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं दिलीप कुमार बोल रहा हूँ सर। जी, कहाँ से? डेराबस्सी से। डॉक्टर बबीता घई हैं, प्रोफेसर एनेस्थीसिया हमारे साथ, और आज लो बैक पेन और साथ में पेन के बारे में, मैनेजमेंट जो होता है उसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं आप। हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार जी। मैडम ऐसी है, मेरी मिसेज को ना बैक पेन होती है कमर में, मतलब। हाँ जी। और जो उनकी मैसेज वगैरह है ना। हाँ जी। तो मैंने एक बार चेक कराया था, वो ज़्यादा आते हैं। तो उन्होंने बताया था, चेक कराया था तो पॉलिप है। तो मतलब उसकी वजह से कमर में पेन ज़्यादा होती है, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? ऐसी कंडीशन में पॉलिप, जहाँ तक मुझे लगता है आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके यूट्रस में पॉलिप है?
हाँ जी मैम। हाँ जी, तो यूट्रस का पॉलिप जो होता है वो कमर के दर्द में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो आप एक काम करेंगे, इनको गायनिकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे। इसको हम क्रॉनिक पेल्विक पेन कहते हैं। अगर गायनिकोलॉजिस्ट को ठीक लगेगा तो वो पॉलिप निकाल देंगे या बता देंगे आपको, और अगर उन्हें लगता होगा कि इसको नहीं निकालना है तो वो पेन क्लिनिक में हमें भेज देंगे, हम उसके आगे मैनेजमेंट कर सकते हैं। मुझे आना पड़ेगा मैम वहाँ पे? हाँ जी, दिखाना पड़ेगा जी। ठीक है। हाँ जी, ओके जी, शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, ये तो थे लिसनर जो अपने सवाल पूछ रहे थे। तो आप इससे पहले बता रहे थे कि किस प्रकार से पेन मैनेजमेंट किया जाता है, पूरा का पूरा आपने विस्तार से बताया, और ये आपस में को रिलेटेड होते हैं। जैसे आपने कहा कि बहुत सारे जो इसमें हमारे से सवाल भी पूछ रहे थे आपसे कि पता नहीं चल पाता कि ऑर्थो में जाना है कि कहाँ से, ये किस तरह से रेफ़र होके आपके पास आता है मरीज़। तो जो पेन क्लिनिक्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। या तो एक रेफरल पेन क्लिनिक है जो हमने पीजीआई में रखा हुआ है, वैसे वो वॉक इन क्लिनिक नहीं है। उसमें डिपार्टमेंट, ये हम कहेंगे कि हमारे हॉस्पिटल में है तो टर्शरी केयर हॉस्पिटल का पेन क्लिनिक है जी। हर लेवल पे अलग अलग होते हैं। प्राइमरी केयर मतलब कम्युनिटी केयर में भी होंगे, लेकिन कम्युनिटी केयर में हमारे जनरल फिजिशियन ही देखते हैं। तो या तो रेफर्ड होके आते हैं या वो डायरेक्टली आते हैं। काफ़ी सेटअप्स में डायरेक्टली वॉक इन भी होते हैं। जब अगर वो रेफ़र होके आते हैं तो अक्सर जो पेन है वो ज़्यादातर ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरोलॉजिस्ट के थ्रू होके आती है। अदरवाइज उसके अलावा जैसा अभी आपके सामने एक आया क्रॉनिक पेल्विक पेन के पेशेंट, ये गायनिकोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से होके आते हैं। तो आप पेन क्लिनिक में डायरेक्टली भी आ सकते हैं और पेन क्लिनिक के थ्रू रेफर्ड भी होके आ सकते हैं। पर उसके लिए एक आम आदमी को, एक जनता को ये पता होना चाहिए कि यस, पेन क्लिनिक एग्जिस्ट इन इंडिया, वो है। बिल्कुल। और जो अलग अलग तरह से मरीज़ आपके पास रेफ़र होके आते हैं वो तो आपने बता दिया, पर पेन हो ही ना किसी को, तो लाइफस्टाइल, आप इतनी स्टडीज़ होती हैं, पीजीआई प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑल्सो, तो आपके रिसर्च में किस किस तरह की बातें आती हैं, किस किस तरह के आंकड़े आते हैं कि क्या हमारे लाइफस्टाइल हो गए हैं जिसकी वजह से आपने अभी भी कहा चर्चा होते हुए कि 40 तक के लोगों को या उससे कम लोगों को भी पेन की प्रॉब्लम, क्रॉनिक पेन की प्रॉब्लम आ रही है। एक्यूट पेन तो एक अलग तरह का विषय है, एक्सीडेंट हो सकता है या चोट लग सकती है, परंतु क्रॉनिक पेन के जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण क्या है और उससे बचाव कैसे रखना चाहिए? तो जो क्रॉनिक पेन की बढ़ोतरी हो रही है उसका एक सबसे बड़ा कारण जो आपने बोला लाइफस्टाइल चेंज है। लाइफस्टाइल के अंदर हमारी 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है सेडेंट्री लाइफस्टाइल, सारा दिन हम बैठे रहते हैं। और दूसरा मेजर रीज़न है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के साथ ही रिलेटेड है। तीसरा है बैड पॉस्चर, चलो बैठे भी रहे लेकिन बैठे रहने के बावजूद भी हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते। आजकल सारे आईटी इंडस्ट्री में हैं या प्रोफेशन ऐसा है, कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो वो कंप्यूटर के सामने ना उसको बैठने का तरीका ठीक है, वो ठीक तरीके से, बिकॉज़ हम लोगों ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया है। तो मेरा ज़्यादातर काम दोनों तरफ है, नॉन फार्माकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल। जैसे कि हमने एक अपनी बैक केयर बुकलेट जनता के लिए बनाई है, मतलब डॉक्टर्स के लिए नहीं, जनता के लिए बनाई है, और हमारे पास जो पेन क्लिनिक में आते हैं हम उनको देते हैं। बैक केयर बुकलेट के अंदर उनके उठने बैठने का प्रॉपर तरीका, कितनी देर बाद उठना चाहिए, क्या उसका प्रॉपर पोस्चर है, इससे रिलेटेड हमने जो बुकलेट है उसका हमने स्टडी करके, शोधन करके हमने उसके रिजल्ट्स देखे और हमने देखा कि हमारे रिजल्ट्स जब हमने वो पेशेंट्स को समझाया और एजुकेट किया तो बेटर हुए। जैसा मैंने आपको बोला, बायो साइको सोशल मैनेजमेंट, तो सब एस्पेक्ट से, सिर्फ दवाइयाँ दे के नहीं ये ठीक होता। जब मरीज आता है मेरे पास, जब पेन क्लिनिक में इतने सालों से अफेक्टेड होता है कि जस्ट लोग पेन क्या है, पेन को बताने का, दिखाने का कोई तरीका नहीं। आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आप बीपी लेंगे, 140/90 से ऊपर है तो आपको पता चल गया आप हाइपरटेंशन है। पेन को ऐसे दिखाने का कोई तरीका नहीं है, सब्जेक्टिव सेंस है। उसमें कितने हैं जो पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स, पेशेंट के जो केयर गिवर हैं, वो कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई दर्द नहीं, कोई इतने टाइम तक दर्द हो सकता है। वो मरीज को ये समझाना कि नहीं आपका दर्द है और हम आपके ऊपर यकीन करते हैं, तो तकरीबन 70% मरीज तो ऐसे हैं जिनको मैं आराम से आके ये बताती हूँ कि मैं समझ रही हूँ, वो रो देते हैं। तो उनको समझना, उनको सुनना और उनकी पूरी मैनेजमेंट करने में नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। अब हम एक बात करें तो लाइफस्टाइल चेंजेस में एक योगा का रोल बहुत ज़्यादा है। मेंटल स्ट्रेस आजकल इतना ज़्यादा है, हर किसी को एक भागदौड़ है, कुछ अचीव करना है, एम्बिशंस है। ये छोटे छोटे बच्चे एग्ज़ाम के टाइम पर एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहे हैं। तो योगा जो है वो सिर्फ आसन नहीं है, माइंडफुलनेस और मेंटल स्ट्रेस को कम करने का तरीका भी है। तो पीजीआई में हमारा डिपार्टमेंट, जिसमें मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, डीएसटी सत्यम का एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं।
जिसमें हम 3 तरीके से मैनेजमेंट दे रहे हैं। जो यूजुअल केयर हम जो देते हैं, एक पेशेंट्स को हम 15 दिन के लिए योगा की क्लासेस देते हैं सुपरवाइज्ड, और तीसरा है जिसमें हम सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ऐसा हम कर रहे हैं कम्युनिटी में जाके। टर्शरी पेयर के ऐसा नहीं कि पेशेंट को हम पीजीआई में बुला रहे हैं। तो सेक्टर 25 मनी माजरा जो पीजीआई जिनको केटर करता है, पंजाब में भी हमने प्राइमरी हेल्थ सेंटर लाइक मुल्लापुर उनको इंक्लूड करा है, नया गांव, इन सब में हम जाके डीएसटी सत्यम का ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें रोल ऑफ योगा थेरेपी इन क्रॉनिक लो बैक पेन मैनेजमेंट, जिसमें हम उनको जाकर देख रहे हैं। ये अभी मैं उसके रिजल्ट बहुत डिस्क्लोज नहीं कर सकती क्योंकि ये अभी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले हमने ऐसा ही एक पायलट प्रोजेक्ट किया जिसमें हमें बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले योगा ग्रुप में। ऐसे वो मरीज थे जिनमें एक बहुत एडवांस मोडालिटी जिसको हम कहते हैं किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो हमें स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर लगाना पड़ता है इंडिया में, जिसकी कॉस्ट 15 लाख रुपए है। मतलब वो एक स्टेंट की तरह चीज़ होती है, पेसमेकर की तरह चीज़ होती है जिसको हम कमर में डालते हैं। हमारे तकरीबन 50 मरीज ऐसे थे जिनको स्पाइनल कॉर्ड स्टिमुलेटर की ज़रूरत पड़ने की लग रहा था, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो पूरी तरीके से पेन में परेशान थे। ऐसे मरीजों को हमने एक योगा का प्रोटोकॉल में इनरोल किया और हमने रिजल्ट पाए कि 30 से 40% मरीज, वो वाले मरीज, उनका रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ। सो मेंटल स्ट्रेस को भी कम करना, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करना, तो ये हमारे शोध का रिजल्ट था। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट करते हैं क्रॉनिक पेन। जी, तो आखिर इस दर्द की दवा है। तो आज आप हमारे एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम में आए और क्रॉनिक और एक्यूट पेन मैनेजमेंट के बारे में आपने विस्तार से बताया। डॉक्टर बबीता घई, प्रोफेसर एनेस्थीसिया, कंसल्टेंट इंचार्ज पेन क्लिनिक पीजीआई चंडीगढ़, आपने बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अश्विनी जी, थैंक यू। मैं फिर से यही बात बोलना चाहूँगी कि पेन क्लिनिक्स रन इन इंडिया और पीजीआई के अंदर पेन क्लिनिक रूम नंबर 5023 5023 नंबर कमरे में न्यू ओपीडी 5वीं मंजिल पे चलता है हर बुधवार और हर शनिवार को। जी, इसी के साथ आज का एफएम लाइफलाइन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आज के कार्यक्रम को रिकॉर्ड करवाने में तकनीकी सहयोग रहा अरुण बावा का। अब अश्विनी कुमार को आज्ञा दें। नमस्कार। एफएम लाइफलाइन।